हाय गाइस। तो ये है कोड शेफ स्टार्टर्स रेटेड फॉर ओनली डिवीजन 3। तो ये मेरे लिए रेटेड नहीं था और मैंने इसकी पहली 5 प्रॉब्लम सॉल्व करी, एक रह गई। और इसमें मैंने फाइट थोड़ी सी मारी लेकिन कुछ आया नहीं, तो मैंने छोड़ दिया ज़्यादा स्ट्रगल ना करते हुए, क्योंकि वैसे भी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इनमें ही मैक्सिमम लोगों को इनमें ही डाउट होगा। अगर होगा तो बाकी अब सॉल्व तो कर ही लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और, जो डिव 2 में है ना, वो भी दे दिया करो डिव 1 डिव 2 में, क्योंकि सोचते हैं क्या ही देना, डिव 3 का एन रेटेड है। लेकिन ठीक ठाक प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं तो स्पीड टेस्ट ही हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहली प्रॉब्लम से फटाफट से। प्लेजियरिज्म। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर कि एन यूजर्स हैं और एम एडमिन्स हैं, और उनको एक यूनिक आईडी असाइंड है कि एन यूजर है तो 1 to n है, और जो एम एडमिन्स हैं वो n+1 से n+m तक नंबर्स है उन एडमिन्स का। ठीक है, अब क्विज है कोई, तो यूजर जो है वो एटमोस्ट 1 टाइम एक क्विज को अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब एक क्विज को कोई यूजर जो है वो तो 0 बार करेगा तो 1 बार करेगा, 1 से ज्यादा बार करेगा तो वो प्लेजियरिज्म टाइप में आएगा, जो क्वेश्चन का नाम है। और एडमिन जो है कितनी बार भी कर सकता है, एडमिन अटेम्प्ट द क्विज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, तो वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकता है। ठीक है, अब ऑन अ सर्टेन डे क्विज का के टाइम अटेम्प्ट आया। ठीक है, के टाइम्स क्विज को अटेम्प्ट किया गया, और वो के भी हमें दिया हुआ है कि उन पर्सन्स की आईडी दी है किस किस ने अटेम्प्ट करा। तो एल आई से हमें वो पता चल गया। अब हमें बताना है कि वो यूजर्स बताओ जिन्होंने एक से ज्यादा बार क्विज को अटेम्प्ट करा। ठीक है, तो मेरे को एल आई पता ही है, एल आई से मैं ये पता लगा लूंगा कि वो यूजर था या एडमिन था। एडमिन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ यूजर बताना है। तो जो इस यूजर ने 1 से ज्यादा बार अटेम्प्ट मारा होगा उसको हम बता देंगे। सिंपल क्वेश्चन है काफी। तो जिसको नहीं समझ में आया वो मैं दिखा देता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट। तो सीधा कोड देखते हैं, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, है ना। तो पहले मैं एक कोड मिटा देता हूँ फालतू का। ठीक है, तो सॉल्व फंक्शन है। हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल होता है, जैसे कि हमेशा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने क्या करा, एक काउंटर एरे ले लिया। ठीक है, 10⁵ का, क्योंकि उतने ही मैक्सिमम हो सकते हैं वो, जो भी n+m की मैक्सिमम रेंज है, मतलब यूजर्स प्लस एडमिन्स की जो रेंज है वो मैक्सिमम इतनी हो सकती है, अपर बाउंड 10⁵। तो उतने का एरे ले लिया। तो ये इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं हर टेस्ट केस के लिए। इनिशियलाइज इट टू 0 फॉर एवरी टेस्ट केस। ठीक है, तो ये 0 कर दिया। अब मैं इसमें स्टोर क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो के लेंथ का ये एरे दिया हुआ है हमें गिवन, कि भाई इस यूजर ने या एडमिन ने अटेम्प्ट करा है टेस्ट को, तो मैंने इस एरे में उसको इंक्रीमेंट कर दिया कि भाई अगर एक्स यूजर या एडमिन ने अटेम्प्ट करा है टेस्ट को, तो मैंने एक्स में एरे में प्लस प्लस कर दिया, मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू। तो इनिशियली 0 थी तो अब 1 हो गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जितनी बार भी अटेम्प्ट करा होगा वो प्लस प्लस आ गया। अब मेरे को बताना था कितने ऐसे यूजर हैं जिन्होंने मोर देन 1 अटेम्प्ट करा है। तो मैंने कहा कि हमें यूजर्स तो प्रिंट करवाने ही है, तो उसका एक वेक्टर बना लेते हैं। मैंने 1 से n में इटरेट करा, क्योंकि मेरे को सिर्फ यूजर्स चाहिए। तो एडमिन्स जो हैं वो हमें पता ही है, n+1 टू n+m है। तो हमने सिर्फ यूजर पे इटरेट करा, क्योंकि हमें पता है यूजर जो हैं 1 to n है। ठीक है, तो यूजर्स पे इटरेट करा 1 to n। अब काउंटर में हमने उसका अटेम्प्ट देखा कितना है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो हमने आंसर में इंक्रीमेंट करा, और यूजर्स के वेक्टर में उसे पुश कर दिया उस यूजर को, और फाइनली हमने प्रिंट करवा दिया। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस कोड देख के आप समझ जाना, जिससे नहीं हुआ मैक्सिमम लोगों से हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेजी शेफ। ठीक है, तो लेजी शेफ क्या है भाई।
तो शेफ इज अ लेजी पर्सन, वट एवर वर्क इज सपोज टू बी फिनिश्ड इन x यूनिट्स ऑफ टाइम ही फिनिश्ड इट इन m इंटू एक्स। तो जो भी वर्क x यूनिट ऑफ टाइम में होना चाहिए, शेफ m इंटू एक्स यूनिट ऑफ टाइम में वो करता है। ठीक है, बट एक लिमिट है लेजीनेस की, कि वो मैक्सिमम d यूनिट्स ऑफ टाइम से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, कि अगर शेफ को x यूनिट ऑफ टाइम का काम करना है, तो शेफ जो है m इंटू एक्स टाइम लेता है। ठीक है, टाइम लेता है, लेकिन एक लिमिट है, लिमिट टू लेजीनेस, कि शेफ जो है ना d यूनिट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता इस काम को। ठीक है, मतलब वो x प्लस डी से लेस देन इक्वल टू में उसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये हो गई कि शेफ m इंटू एक्स टाइम में करता है, और एक हो गई कि उसकी लिमिट है कि वो m इंटू एक्स में तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल d से ज़्यादा एक्सीड कर देगा टाइम को, तो x प्लस डी से ज़्यादा वो कर नहीं सकता। ये दो चीज़ यहाँ पर कही गई है हमें। तो x यूनिट ऑफ टाइम में करता है, बट देर इज ऑलवेज अ लिमिट टू लेजीनेस, सो ही डिलेज द वर्क बाय एट मैक्स d यूनिट्स ऑफ टाइम। तो एट मैक्स d यूनिट से वो डिले कर सकता है। तो हमें तीनों दिया हुआ है, हमें कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय शेफ टू कंप्लीट द वर्क। तो हमें पता है कि भाई m इंटू एक्स में करेगा शेफ, और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करेगा कि वो x प्लस डी को एक्सीड ना करे। तो हमें पता चल गया भाई कि जो आंसर होगा, मैक्सिमम टाइम जो शेफ लेने वाला है m इंटू एक्स, और x प्लस डी में से जो भी मिनिमम आएगा वो अपना आंसर है। क्यों है आंसर? क्योंकि मान लो m इंटू एक्स में वो कर रहा है, ठीक है, तो x ले लेते हैं 2, x को ले लेते हैं 2, m ले लेते हैं 5, तो m इंटू एक्स हो गया 10। पर अगर मैं d ले लूँ यहाँ पर 2, तो शेफ जो है वो x प्लस डी को एक्सीड नहीं कर सकता, उसको x प्लस डी में ही करना पड़ेगा। मतलब 2 प्लस 2 4 यूनिट्स ऑफ टाइम में करना पड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से m इंटू एक्स 10 आ रहा है, तो शेफ को 4 में ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंस्ट्रेंट यहाँ पर एडेड है। लेकिन अगर m मान लो 1 होता, ठीक है, तो m इंटू एक्स कितना होता, m इंटू एक्स 2 होता, तो वो 2 में करेगा, और ये कंस्ट्रेंट भी फॉलो हो जाएगी कि 4 को एक्सीड नहीं कर सकता, तो जो 2 है वो 4 को एक्सीड वैसे ही नहीं कर सकता, तो आंसर जो हमेशा मिनिमम ऑफ दिस होगा। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत तगड़ा कुछ लग नहीं रहा। तो इसका कोड भी मैं फटाफट दिखा देता हूँ। तो काफ़ी सही कॉन्टेस्ट होता है ये डिव 3 पार्टिसिपेंट के लिए, तो और भी सही है। जो स्टार्टर बिल्कुल बिगिनर है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस है, कोई तूफानी डेटा स्ट्रक्चर वो सब नहीं लग रहा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल करते हैं, एक्स एम डी इनपुट करा, और नॉर्मल अपना आंसर जो है एक्स इंटू एम कॉमा एक्स प्लस डी का मिनिमम हो गया। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, आप सबने कर लिया होगा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो शेफ नो अबाउट 2 लैंग्वेजेस स्पोकन इन शेफलैंड। तो इसमें क्या हो रहा है कि शेफ को 2 ही लैंग्वेज पता है, ठीक है, और एक लैंग्वेज में जो है वो A to M अल्फ़ाबेट है, लोअर केस, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में कैपिटल N to Z है। ठीक है, इसमें लोअर केस है, ध्यान रखना, लोअर A to लोअर M तक है, और सेकेंड लैंग्वेज में कैपिटल N to कैपिटल Z है। ठीक है, तो अब कुछ कुछ उसने मतलब अपनी लैंग्वेज में दोनों जो बोलता है उसमें दोनों को मिक्स कर सकता है सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन जो ईच वर्ड, एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो ईच वर्ड, जो भी एक वर्ड होगा ना उस सेंटेंस में, वो किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का ही होगा। ठीक है, तो ये मतलब वो मिक्स भी कर सकता है, यही हमें बताना है। तो यू आर गिवन अ सेंटेंस एज अ सीक्वेंस ऑफ के वर्ड्स। तो हमें के वर्ड्स दिए हुए हैं एक सेंटेंस, हमें बताना है कि इट कुड बी अ सेंटेंस फाउंड बाय शेफ। मतलब अगर शेफ ने वो बनाया होगा, तो हमें बताना है कि वो शेफ ने बनाया होगा या नहीं। कंडीशन क्या है कि अगर शेफ ने बनाया होगा तो जो ईच वर्ड है ना, वो किसी एक ही लैंग्वेज से बना होगा। मतलब या तो वो A to M
लैंग्वेज 1 से बना होगा या तो फिर N to Z में से किसी का यूज़ करके लैंग्वेज 2 से बना होगा। तो हमें बताना है कि ये हो सकता है या नहीं, शेफ ये शेफ का सेंटेंस हो सकता है या नहीं। तो यस नो प्रिंट करना है। तो ये भी काफ़ी आसान है। तो हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, हर वर्ड को हमें बस चेक कर लेना है कि एक पर्टिकुलर, मैं यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ कि मान लो ये वर्ड 1 है, ये वर्ड 2 है, ये वर्ड 3 है, ऐसे करके हमें n वर्ड्स दिए हैं। तो हमें बस ये चेक करना है कि जो ईच वर्ड है WI, वो या तो L1 लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब A to M, ठीक है, या तो L2 लैंग्वेज में यूज करके होना चाहिए, यानी कि N to Z, मतलब इन ही अल्फाबेट्स का यूज करके होना चाहिए। A to M का मतलब ABCD ऐसे करके M तक, N to Z का NMNOPQ ऐसे करके Z तक। तो जो भी एक वर्ड है या तो L1 का होना चाहिए L2 का। ऐसा नहीं हो सकता कि A इस L1 का आ गया और N L2 का आ गया, है ना, कैपिटल आ गया, तो ये एक वर्ड हो गया। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमें चाहिए कि अगर शेफ ने वो वर्ड बोला है तो वो किसी एक ही लैंग्वेज का होना चाहिए। तो बस हमें ये चेक करना है। तो इसका भी सीधा कोड दिखाता हूँ मैं, काफ़ी आसान स्पीड टेस्टिंग वाले क्वेश्चन थे ये। कुछ लोगों के लिए हार्ड भी रहे होंगे, तो वो बिगिनर्स हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से ही सीखता है इंसान। तो अपन ने कोड दिखाया। हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल। सॉल्व फंक्शन में क्या हो रहा है कि भाई नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फिर मैंने आंसर एक बूलियन वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ट्रू मतलब अभी अपना आंसर मैं ट्रू मान के चल रहा हूँ कि ये सेंटेंस जो है शेफ ने बोला है, यानी कि हर वर्ड किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, और लास्ट में अगर आंसर ट्रू ही रहा तो यस, एल्स नो, है ना। तो हम कर क्या रहे हैं, अब हर वर्ड हमने उठाया, ठीक है, C in S, हमने चेक करा कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो लोअर है क्या। अगर लोअर है, ठीक है, इफ S0 is lower case then language L1, ठीक है, तो वो लैंग्वेज L1 का ही होना चाहिए, पूरा स्ट्रिंग जो है L1 का ही होना चाहिए, क्योंकि L1 में ही लोअर केस आएगा, वो भी A to Z। तो हमने यहाँ पर चेक करा, चेक इफ S belongs to L1। तो L1 को हम चेक कर रहे हैं कि वो S को चेक कर रहे हैं कि वो L1 लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो मैंने स्ट्रिंग में इटरेट करा और चेक कर लिया कि भाई ये कंडीशन हो गई L1 की, L1 कंडीशन ऑफ लैंग्वेज L1, ठीक है। तो कंडीशन यही है कि जो भी यूज्ड अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर होगा वो A to M के बीच का होना चाहिए और लोअर केस। तो मैंने A to M सॉर्टेड होता है, तो ये हमने यूज़ कर लिया ऐसे। तो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अगर कोई और अल्फ़ाबेट है इसमें, इस लैंग्वेज के बाहर, तो हमने आंसर 0 करके ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर सेम चीज़ करी। अगर ये S0 लोअर केस था तो हमने L1 के लिए चेक कर लिया, अदरवाइज ये अपर केस या जो भी होगा तो हमने L2 के लिए चेक कर लिया कि भाई लोअर केस नहीं है तो अपर केस होगा, तो यानी कि लैंग्वेज L2 दो ही ऑप्शन है। तो चेक फॉर लैंग्वेज L2। तो यहाँ पर हमने L2 के लिए चेक कर लिया। L2 के लिए वैसे ही हर कैरेक्टर को उठाया और देख लिया कि वो N to Z में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सारे आ रहे होंगे तो ये आंसर 0 होगा नहीं, और ऐसे करके हमने पूरे हर स्ट्रिंग के लिए चेक कर लिया जितने भी वर्ड्स हमारे N आ रहे थे। तो उसके बाद हमने चेक कर लिया कि भाई आंसर जो बूलियन लिया था वो कहीं पे 0 हुआ है क्या। अगर हुआ होगा तो 0 ही रहा होगा, यानी कि आंसर नो, अदरवाइज यस। तो ये भी काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है चीटिंग टाइम। ठीक है, चीटिंग टाइम, तो प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। प्रॉब्लम है शेफ्स कॉलेज इज कंडक्टिंग एन ऑनलाइन एग्जाम विद कैमरा। ठीक है, शेफ टेस्ट दे रहा है कोई, उसका एग्जाम स्टार्ट होता है 0 टाइम पर और एंड होता है F। ठीक है, 0 मिनट्स पे स्टार्ट होता है और F मिनट्स पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब शेफ को चीटिंग करनी है, गूगल करना है, तो उसको K मिनट्स चाहिए। अगर उसको K मिनट्स मिल गए चीटिंग करने के लिए गूगल से, तो वो पास हो जाएगा।
अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि n इन्विजिलेटर बैठे हैं और उनका टाइमिंग दिया हुआ है कि वो इस स्टार्टिंग मिनट से इस एंड मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कैमरे पे शेफ को। तो वो इस इंटरवल में तो चीटिंग नहीं कर पाएगा SI टू EI, ठीक है। तो अगर वो इसमें नहीं कर पाएगा तो इसके आउट ऑफ द इंटरवल ही कभी देखना पड़ेगा उसे, खाली टाइम जब कोई भी उसे ऑब्जर्व ना कर रहा हो, ठीक है, जब ही वो के मिनट्स ढूंढ पाएगा अपने गूगल करने के। तो यही था, हमें बताना है कि शेफ चीटिंग मतलब पास हो पाएगा या नहीं। चीटिंग कर लिया के मिनट्स तो पास हो जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या है ये। तो प्रॉब्लम कुछ ये है कि भाई हमें S1 E1 S2 E2 S3 E3 ऐसे करके बहुत सारे n इंटरवल दिए हैं, SNEN, ठीक है। ये तो इस इंटरवल में शेफ को ऑब्जर्व करा जाएगा, ठीक है। कैमरा में कोई भी इन्विजिलेटर शेफ को देख रहा होगा, ठीक है। अब शेफ को चाहिए के मिनट्स, ठीक है। शेफ को चाहिए के मिनट्स चीटिंग करने के लिए। अगर उसे के मिल गए तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो हो जाएगा फेल, अगर उसे ये नहीं मिल पाए तो, ठीक है। तो बढ़िया है भाई। तो अब ढूंढते हैं के मिनट शेफ निकाल सकता है या नहीं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझना था कि भाई 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर कुछ कुछ इंटरवल्स हैं जहाँ पर कैमरा होगा और F पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। F मिनट पे ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ये सोचा कि इन इंटरवल्स को हटा के कितना टाइम बचेगा ये मेरे को पता चल जाए। तो वो टाइम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ तो शेफ पास हो जाएगा, है ना। तो आंसर यस हो जाएगा, अदरवाइज नो हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाई तो, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है टोटल टाइम जो बच पा रहा है, ठीक है, इन इंटरवल्स को हटाकर वो कितना है। तो वो टाइम निकालना है। तो वो टाइम कैसे निकालें। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि ये मतलब आउट ऑफ ऑर्डर है ये टाइम जो है। तो मैंने इसे सॉर्ट करके इन ऑर्डर ले लिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, जिससे कि जो S1 S2 S3 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। मतलब जो भी फर्स्ट टाइम है, स्टार्टिंग टाइम जो है अपना, वो इस ऑर्डर में आ जाए। तो मैंने क्या करा, सॉर्ट कर दिया इस इंटरवल को, ठीक है। अब सॉर्ट करने के बाद मान लो अपने पास कुछ आ गया टाइम इंटरवल्स, S2 E2 S3 E3 ऐसे कुछ 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 आ गया, SNEN, और लास्ट में F। ये ENF भी हो सकता है, लेकिन मैं बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। 0 से स्टार्ट हुआ था, ये भी 0 हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरवल सॉर्टेड है, मतलब ये वाला इंटरवल पहले आएगा, S2 बाद में आएगा, या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा ये दो हैं, मान लो S1 कुछ 1,4 है, तो S2 1,3 भी तो हो सकता है ना, या 1,5 हो सकता है, सॉरी 3 तो नहीं होगा, 3 होता तो 1,3 पहले आएगा हमेशा ऑर्डर में, ठीक है। हमने सॉर्ट करा है फर्स्ट के उसमें, अगर फर्स्ट इक्वल है फर्स्ट एलिमेंट पेयर का तो सेकंड के ऑर्डर में सॉर्ट होता है इंक्रीजिंग में, ठीक है। तो ये जो होगा ये 1, अगर 1 से बड़ा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 1 भी हुआ तो 4 से तो बड़ा ही होगा, जो इसका सेकंड है 4 या 4 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इक्वल हो नहीं सकते शायद, मतलब 1 4 1 4 दो बार नहीं आ सकते शायद, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। अगर नहीं भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसा कुछ होगा तो हम इसको यही नहीं लिख सकते कि ये 1 5 है, मतलब हमने इसे कंबाइन कर दिया, है ना। तो मैंने इसको 1 4 1 5 को सीधा 1 5 लिख दिया। तो ऐसे ही जितने इंटरवल कंबाइन हो पा रहे होंगे, तो मैं अपना क्वेश्चन को, आंसर को इजी बनाने के लिए कंबाइन कर दूंगा, जिससे कि अलग अलग ना लिखने पड़े, ठीक है। तो मान लो कि भाई ये 3 इंटरवल एक साथ हो गए, मतलब S1, E3, ये एक बन गया, और फिर इसके बाद कुछ एक बन गया, फिर कुछ एक बन गया, कंबाइन कर करके अलग अलग आ गए। अब मेरे को पक्का पता है कि इसमें और इसमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, इसमें और इसमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, 0 से S1 के बीच का टाइम, मतलब S1 - 0 इतने मिनट्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस
ये इंटरवल में तो शेफ देख नहीं सकता। इस इंटरवल में मान लो ये कुछ एस जे है, ई जे है, तो इस इंटरवल और इस इंटरवल के बीच का टाइम मतलब एस जे माइनस ई थ्री, तो ये प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ऐसे ही अगले इंटरवल और इस इंटरवल के बीच का टाइम, वो मैं ऐड कर करके सारा अपना एक टोटल बना लूंगा। और फिर मैं कहूंगा कि ये के से बड़ा है तो यानी कि शेफ निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर मेन चीज थी कि मैंने टाइम को ऑर्डर में करा पहले, ठीक है, जिससे कि ये ऑर्डर हो जाए एस वन एस टू एस थ्री एस फोर। फिर मैंने इसे कंबाइन कर दिया, क्योंकि अलग अलग वाले अगर सेम ही इंटरवल में आ सकते हैं तो मैंने वो कर दिया, जिससे कि जो सारे इंटरवल हैं वो इंटरसेक्शन जो है फाई हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन टाइम ना हो। तो फिर मैं इस इंटरवल में इटरेट करके बीच का टाइम बीच का टाइम बीच का टाइम यहाँ पर निकाल सकता हूँ, ये बीच का टाइम, ठीक है। तो फिर मैं टोटल करके आंसर कर दूंगा। तो इसका कोड देख लेते हैं फटाफट। कोड इसका काफी आसान क्वेश्चन था ये, बस इंटरवल्स के साथ खेलना था थोड़ा सा। तो ये अपना कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो इसका कोड वही है कि अपना सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है हर टेस्ट केस के लिए। अब मैंने क्या करा, मैंने एन के और एफ इनपुट करा, मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स, और के मिनट्स जितने शेफ को चाहिए, और एफ एंडिंग टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेयर वेक्टर ऑफ पेयर्स बनाया इंटरवल स्टोर करने के लिए, टू स्टोर टाइम इंटरवल्स, ठीक है। तो मैंने सारे इंटरवल स्टोर कर दिए, फिर सॉर्ट कर दिया जैसे कि हमने समझा था। तो ये जो सॉर्ट है, ये पहले, क्योंकि हमारे पेयर हैं ए बी, तो ये फर्स्ट बी इज मतलब फर्स्ट सॉर्टेड, सबसे पहले सॉर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, सबसे पहले ये सॉर्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन अगर इफ ए आई लिख देता हूँ इसको मैं बी आई, इफ ए आई इक्वल्स बी आई ए जे, सॉरी दो दो इंटरवल का अगर स्टार्टिंग टाइम सेम है, then it will be sorted with respect to b i b j, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सॉर्ट होता है, फिर सेकंड के में हो जाएगा अगर फर्स्ट इक्वल है तो। ये जो सॉर्ट फंक्शन है ये ऐसा काम करता है अपना, ठीक है। इसमें कंपेरेटर भी बना सकते थे लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी, कंपेरेटर बना के यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, हमने स्टार्ट करा फर्स्ट इंटरवल से और टाइम ले लिया, करंट टाइम अपना 0 ले लिया, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग है हमने उसको 0 ले लिया, और टोटल में मैं स्टोर करूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल मिनट्स शेफ कैन चीट, ठीक है। और ये ले लिया मैंने, इसको यहीं पे ले लो, एंडिंग की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये टाइम ले लिया, ये भी समझ में आ जाएगा टाइम क्या है, और आई भी समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग इंटरवल है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट करा लूप अंटिल एंड लास्ट इंटरवल, ठीक है, जब तक पूरा इटरेट नहीं कर लेता। तो मैंने करा, तो मैंने क्या करा, स्टार्ट फ्रॉम करंट इंटरवल, स्टार्ट विद करंट इंटरवल, मैंने एक जे वेरिएबल लिया, आई से स्टार्ट करा। अब मैं जो मैंने यहाँ पर S1 E1, ठीक है, S2 E2 ऐसे करके बहुत सारे लिखे। अब मैंने जो कंबाइन करा था ना, तो S1 समथिंग EJ आएगा, तो S1 EJ आएगा, तो S1 और EJ, तो ये S1 और ये EJ चाहिए मेरे को, जिससे कि मेरे को पता चल जाए ये दो पेयर एक साथ आएंगे या जितने भी 3-4 आएंगे, तो उन सबका जो स्टार्टिंग और जो एंड होगा ना यहाँ वाले का, वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। जिससे कि मेरे को पता चल गया कि ये एक इंटरवल है, फिर जो अगला होगा ना उसमें और इसमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं EJ और S1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो यही होगी पक्का, जो करंट इंटरवल का फर्स्ट है, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में इससे छोटा तो हो नहीं सकता। अब एंडिंग भी मैंने इसके ही एंडिंग टाइम से इनिशियलाइज कर दिया,
ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इटरेट, फाइंड ऑल इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स। अब मैं इंटरसेक्टिंग इंटरवल्स फाइंड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा कि मैंने अभी तो जे को आई से स्टार्ट करा था, तो मैंने कहा इंटरसेक्ट कब करेगा, इसकी क्या कंडीशन होगी। तो एस आई ई आई और एस जे ई जे ये इंटरसेक्ट कब करेंगे, इसकी क्या कंडीशन होगी। तो इसकी ये कंडीशन होगी कि जो एस जे है, एस जे लेस देन इक्वल टू ई आई हो जाए। ठीक है, जब भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग कंडीशन। तो ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन, क्योंकि अगर 1 3 है और इससे अगर कोई इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 से बड़ा होगा। अगर 4 समथिंग हो गया, 4 समथिंग जो भी होगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो ये कभी इंटरसेक्ट थोड़ी करेंगे। तो इसको जो है वो इससे लेस देन इक्वल टू होना पड़ेगा, या तो 3 4 हो जाए, 1 3 3 4 तो इंटरसेक्ट होगा, या तो 3 से छोटा हो जाए यानी कि 2 4 हो जाए, 1 3 2 4 तो भी इंटरसेक्ट कर गए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई ये वाली। तो उस कंडीशन को मैंने यहाँ पर यूज़ करा कि भाई जो करंट इंटरवल का स्टार्टिंग है वो अभी तक के एंडिंग से छोटा होना चाहिए। तो अपना ये वाला इंटरवल भी इसी कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो मैंने एंडिंग को अपडेट कर दिया, करंट वाले से जो भी मैक्स होगा वो ले लूंगा और इंक्रीमेंट कर दिया। और अगर एक भी इंटरवल मैच नहीं करता है हमारे इस कॉम्बिनेशन में तो हम ब्रेक कर देंगे और फिर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अपना टोटल टाइम क्या हो गया, स्टार्ट माइनस टाइम। ठीक है, जो मैंने टाइम लिया हुआ था वो यहाँ पे इनिशियली 0 रखा था। तो जो भी इस कॉम्बिनेशन का ये जो भी आया था अपना S1 EJ, ये जो भी बना हमारा कंबाइन करके कितनों को, तो शुरू में स्टार्ट 0 से करा था तो S1 माइनस 0। ठीक है, एक तो ये मिनट्स ऐड हो जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। तो हमने अपने टाइम में स्टार्ट माइनस टाइम ऐड कर दिया। हम टाइम को अपडेट कर देंगे। अब टाइम को अपडेट कर देंगे कैसे, यहाँ पर हमेशा हमने टाइम शुरू में 0 लिया था, अब हम कर देंगे टाइम को अपडेट इस वैल्यू से, EJ से। ठीक है, EJ, क्योंकि जब अगला इंटरवल आएगा ना, SI या EM ऐसा कुछ आएगा, तो जो मैं टाइम ऐड करूंगा वो करूंगा SI माइनस EJ, बीच का टाइम ये वाला है ना। तो मैंने टाइम को यहाँ पर अपडेट कर दिया और मैंने आई को जे दे दिया, जो भी जे इंक्रीमेंट होके आया होगा, क्योंकि जो भी जे जिस जे पे ब्रेक हुआ वो वाला जे से ही हमें अगली बार स्टार्ट करना है। तो मैंने आई को जे दे दिया और ये फिर से लूप स्टार्ट हो गया। तो ऐसे कर करके मैंने करा और लास्ट में ऐड द रिमेनिंग टाइम। ठीक है, तो ये लास्ट वाला मैंने टाइम और ऐड कर दिया हमारे टोटल में, क्योंकि एफ पे एंड हो रहा था टेस्ट, और जो लास्ट एंडिंग टाइम होगा उसका जो इन्विजिलेटर कैमरे में देख रहा था, तो वो एंडिंग टाइम जो भी होगा टाइम में सेव होगा। और लास्ट एंडिंग टाइम ये था, तो ये वाला भी टाइम मैंने ऐड कर दिया। ये बहुत लोग भूल सकते हैं ऐड करना। तो उसके बाद अपने चेक कर लिया, चेक इफ शेफ कैन चीट फॉर के मिनट्स, यस अदरवाइज नो। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हार्ड हो सकती है किसी के लिए, तो ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे। तो अपन अब लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कितने सबमिशन हो गए, 28 मिनट्स 9 ही में, चलो ठीक ठाक ही है। ये वाला है मिनिमम पॉपिंग। तो मिनिमम पॉपिंग में क्या हो रहा है भाई कि हमें यू आर गिवन अ डबल एंडेड क्यू, हमें क्यू दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, डबल एंडेड इसलिए क्योंकि हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। तो ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स इज एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड n। तो जितने भी एलिमेंट हैं इस क्यू में वो 1 और n के बीच में है, इंक्लूसिव दोनों। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं, 1 3 बार आ सकता है, n भी 4 5 बार आ सकता है, एक बार भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम एक बार तो होगा ही। ईच इंटीजर बिटवीन 1 एंड n अकर्स इन द क्यू एटलीस्ट वंस, एक बार तो होगा ही, मल्टीपल कितनी बार भी आ सकता है, अकरेंस हो सकती है। और हम क्या करते हैं, we want to pop some elements from the front of the queue and some not necessarily the same number, possibly 0, मतलब आगे और पीछे से कुछ कुछ हम निकाल सकते हैं, वो दोनों डिपेंड ही करेंगे एक दूसरे पे।
मतलब इधर से 2 निकाल सकता हूँ, फ्रंट से, पीछे से 3 भी निकाल सकता हूँ, 0 भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। करना क्या है, हमें इतने एलिमेंट पॉप करने हैं जितने में सारे 1 to n एक बार एटलीस्ट पॉप हो जाएं, अपीयर एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन अच्छे से। और फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी नीड टू पॉप। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यही ठीक क्वेश्चन था एक, मतलब मेरे लिए। बाकी तो इजी थे, मतलब बाकी किसी के लिए प्रैक्टिस करना ठीक हो सकता है, हार्ड भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो मान लेते हैं अपने को एक एरे गिवन है A2 A3 ऐसे करके, m लेंथ का हमें एक एरे गिवन है। ठीक है, अब वो कह रहा है 1 to n नंबर जो है एटलीस्ट एक बार इस एरे में प्रेजेंट तो होंगी, मल्टीपल कितनी बार भी हो सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एरे का 1 2 2 3 1 2 3 ऐसा कुछ, या इसको भी 1 ही ले लेते हैं, है ना। तो अब ये एरे है। अब वो कह रहा है कि ये फ्रंट मान लो, फ्रंट, और ये बैक, दो ले लो, फ्रंट है, फ्रंट साइड है, बैक साइड है। ठीक है, अब हमें फ्रंट से भी पॉप कर सकते हैं, बैक से भी पॉप कर सकते हैं। हमें जब तक पॉप करना है, जब तक करना है, तब जब तक कि पॉप्ड एलिमेंट्स जो हो ना, पॉप्ड एलिमेंट्स में 1, अगर यहाँ इसका एग्जांपल लूँ तो n3 है मान लो, तो 1 2 3 ये 3 नंबर इसमें हमेशा होंगे, कितनी बार भी आ सकता है, n3 है। तो जब तक पॉप्ड एलिमेंट में 1 2 3 ना आ जाए ना, मतलब पॉप्ड एलिमेंट के एरे में 1 2 3 मिनिमम एक बार ना आ जाए ना, जब तक हम पॉप करेंगे। 2 बार भी आ सकता है, 2 को हम 2 बार भी निकाल सकते हैं, ये भी सही आंसर है सारे। तो हमें बताना है जब तक, तो इसका सेट बना लो। ठीक है, पॉप्ड एलिमेंट का जो सेट होगा, सेट में क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स ऐसे अच्छे समझ में आएगा। तो इस यूनिक एलिमेंट्स के सेट में 1 to n नंबर ही होंगे एक एक बार। तो जब तक ये 1 to n सारे नहीं आ जाते ना, जब तक हमें पॉप करना है। और हमें बताना है भाई मिनिमम ऑपरेशंस, मिनिमम पॉपिंग कितनी करी, मिनिमम कितनी बार पॉप करना पड़ेगा मिनिमम, कि ये सेट में 1 to n सारे आ जाए। तो प्रॉब्लम समझ गए होगे सारे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर लगेगा दिमाग, तो दिमाग खोल के बैठे कृपया करके। तो हमें अब पॉप करना है जब तक 1 to n सारे एक बार ना आ जाएं। ठीक है, m n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एरे में गिवन है, और ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। तो मैंने क्या करा, कैसे सोचा, तो भाई मैंने कहा कि एक तो लेफ्ट से पॉप कर सकते हैं, राइट से भी पॉप कर सकते हैं। तो 2 तरह से हम पॉप कर सकते हैं। अब मैं कहाँ से करूँ, मान लो लेफ्ट में 1 पड़ा है और इधर भी 1 पड़ा है ना। तो लेफ्ट में से निकालूँ, इस वाले को निकालूँ, कौन सा ऑप्टिमल होगा कैसे पता चलेगा। तो यहाँ हो गई दिक्कत कि हमें कोई ग्रीडी ऐसे तो लगा नहीं सकते कि भाई इधर से निकालूं या इधर से निकालूं, दोनों जगह 1 है, बताओ कहाँ से निकालोगे। मान लो इधर से निकाल लिया, अगला भी 1 है ना। अब बताओ कहाँ से निकालोगे। इधर से निकाल लिया 1, मान लो इधर से निकाल लिया 1 लेफ्ट से, तो ये पॉप कर लिया, अभी अगला भी 1 है। अब बताओ इसको सेलेक्ट करोगे या इसको करोगे, तो यहाँ पर फंस गए, है ना। तो फंसना नहीं है बस, इसलिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये देखो अब इसको कैसे फंसाना है क्वेश्चन को। तो मैंने कहा कि यार ऐसे तो फंस जाएंगे, चलो देखते हैं कि अगर मैं लेफ्ट से ही निकालूं तो मोस्ट ऑप्टिमल आंसर क्या होगा। तो अगर मैं सिर्फ लेफ्ट से निकालता हूं, तो जो मोस्ट ऑप्टिमल आंसर, मतलब जितने भी मिनिमम पॉपिंग आनी चाहिए, वो कितनी आएगी अगर मैं लेफ्ट से निकालूं। तो मैंने कहा 1 2 3 ऐसे करके n नंबर्स हैं, इन सबको मेरे को निकालना है मिनिमम एक बार। ठीक है, मैक्सिमम तो कितनी बार भी निकल सकते हैं। तो मैंने कहा 1 कहाँ कहाँ पे पड़ा है, तो कुछ मैंने इंडेक्स स्टोर करा, I1 I2 I3 ऐसे कहीं कहीं पड़ा होगा इस एरे में 1। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं लेफ्ट से निकालना चाहता हूँ और मिनिमम पॉपिंग चाहिए, मैं राइट को भूल चुका हूँ अभी। ठीक है, मेरे को लेफ्ट से निकालना है मिनिमम पॉप्स में, कितने मिनिमम डिलीट करूँ कि मेरे पास 1 से n आ जाए सारे। ठीक है, तो 1 का I1, ठीक है, अगर मेरे को लेफ्ट से निकालना है तो मैं I1 वाले को ही तो निकालूंगा ना।
समझ रहे हो? जैसे मान लो यहाँ पर एरे 2 3 1 4 1 है, ठीक है, और मेरे को लेफ्ट से निकालना है 1, क्योंकि मेरे को 1 to n सारे चाहिए, तो सबसे पहले मैं 1 के लिए देख रहा हूँ, तो 1 इसको ही तो निकालूंगा ना लेफ्ट से, इसको थोड़ी निकालूंगा, क्योंकि मेरे को मिनिमम पॉपिंग करनी है। इसको निकालने में लगे 3 पॉप और इसको निकालने में लग जाएंगे 5 पॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्रेडियली चलूंगा थोड़ा, कि हर एलिमेंट को, हर एलिमेंट का मान लो इसका जे है, इसका के है, K1 K2 सारे इंडेक्सेस हैं ये, ठीक है, जहाँ पर ये पड़े हैं J2, ये इंडाइसिस है, इंडाइसिस, और ये है वैल्यू, तो वैल्यू ये है, इंडाइसिस ये है। तो मैं लेफ्ट से अगर निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं जो सबसे लेफ्ट में है उसी को तो निकालूंगा ना, 2 का जो सबसे लेफ्ट में है इसको ही तो निकालूंगा। अगर 2 यहाँ पे, इसको थोड़ी निकालने लग जाऊंगा। अगर मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखो, राइट की नहीं कर रहा। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया, लेफ्ट को अगर निकालना है तो कौन कौन से इंडेक्स उठाने पड़ेंगे, तो मैंने वो क्या करा, स्टोर कर लिया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट की सोच रहा था कि लेफ्ट के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लेफ्ट राइट एक साथ समझ में नहीं आया, तो मैंने कर दिया कि भाई सिर्फ लेफ्ट निकालेंगे अपन और कुछ नहीं करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेफ्ट निकाल लिया। अब लेफ्ट के लिए एक वेक्टर बन जाएगा, मतलब एक एरे बन जाएगा कुछ, कि भाई I1 I2 I3 ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्स आ जाएंगे। n साइज होगा इस एरे का, क्योंकि मैंने 1 से n हर नंबर का एक इंडेक्स स्टोर करा होगा यहाँ पे। तो अब मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या करा, ये तो रैंडम ऑर्डर में था, तो मैंने ये देखा कि अगर मेरे को लेफ्ट से निकालना है, तो जो भी इसमें इंडेक्स सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाला है, उतने वहां तक ही तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 2 3 1 2 1 ऐसा कुछ, तो अब इसमें लेफ्ट से निकालना चालू करना था मेरे को। तो मैंने क्या कहा कि भाई 1 2 3 निकालना है, 1 2 3 पॉप करना है। तो लेफ्ट का जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, तो 1 का यहाँ पे आ गया। अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ 1 2 3 4 5, कलर चेंज कर लेते हैं, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना ही समझो इसे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, अभी कर देंगे फटाफट। तो वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा भाई 1 के लिए मैंने कहा सबसे मिनिमम इंडेक्स 3 है, 3 आ गया जी। 2 के लिए मिनिमम इंडेक्स 1 है, 1 आ गया। 3 के लिए मिनिमम इंडेक्स 2 है, 2 आ गया, ठीक है। तो ये अपना वेक्टर बन जाएगा। अब मैंने कहा जो इस एरे में मैक्सिमम वैल्यू पड़ी होगी वहां तक ही तो पॉप करना पड़ेगा, उससे पहले वाले तो हो ही जाएंगे उसको पॉप करने के प्रोसेस में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, यही तो हो जाएगा ना आंसर। तो इस केस में, लेफ्ट के केस में मिनिमम पॉपिंग कितनी करनी पड़ेगी, इसको पॉप करो 2 आ गया, इसको करो 3 आ गया, 1 को करो 1 भी आ गया, है ना। तो ये आंसर हो गया अपना, मतलब हमने 3 एलिमेंट्स पॉप करने पड़े। तो जो भी मैक्सिमम इंडेक्स पड़ा होगा ना अपने इस वेक्टर में, वही अपना आंसर होगा मिनिमम पॉपिंग, अगर हम सिर्फ लेफ्ट की बात करें तो, ठीक है। तो अगर सिर्फ लेफ्ट की बात है तो हमें आंसर पता चल गया भाई मिनिमम पॉपिंग का ये होगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट में कभी भी निकालूंगा तो इनमें से ही निकालूंगा, ये मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि यही लेफ्ट के लिए ऑप्टिमल होंगे। यही जो वेक्टर है ना I1 I2 I3, इनमें से ही इंडेक्स चूज करूंगा मैं। तो ये मैं समझ गया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा अगर मेरे को लेफ्ट का ऑप्टिमल आंसर पता है कि अगर लेफ्ट से निकालूंगा तो इनमें से ही निकालूंगा, है ना, इस वेक्टर में से ही निकालूंगा, और किसी से तो निकाल ही नहीं सकता मैं, ठीक है। जो मतलब अगर 1 to n नंबर्स हैं, 1 to n, इसमें अगर 2 नंबर को मेरे को निकालना है, तो जो 2 नंबर का इंडेक्स इस वेक्टर में होगा ना, मान लो I3, तो यही निकलेगा अगर लेफ्ट से पॉप होगा तो। ये मेरे को पता चल गया। तो मैंने क्या करा, ये तो रैंडम ऑर्डर में हो सकता है, इसको कर दिया सॉर्ट, ठीक है। अब मान लो ये सॉर्ट होके वापस ऐसा ही कुछ दिख रहा है, I1 I2 I3, ठीक है। अब इसमें जो होगा ये वाला ऑर्डर लग जाएगा, इक्वल नहीं हो सकते, I2 I3 ऐसे करके IN। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अब समझना बात को, कि मेरे को पता है कि लेफ्ट से निकालूंगा तो इसी इंडेक्स में से निकालूंगा, ठीक है, इन्हीं में से किसी से निकालूंगा। तो जो मैक्सिमम है, मैंने कहा मैक्सिमम है IN, वो इंडेक्स किस एलिमेंट का है, ठीक है, वैल्यू क्या है उसकी, कलर चेंज करो, इंडेक्स। तो ये मैंने इंडेक्स स्टोर करे थे यहाँ पे। मैंने कहा जो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पर पड़ा है वेक्टर में लेफ्ट की मिनिमम पॉपिंग में,
उसकी वैल्यू क्या है, 1 to n ही कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो उसकी वैल्यू अगर v है, मान लो ये इंडेक्स जो है इस पर v पड़ा है हमारा ओरिजिनल एरे में, तो अभी लेफ्ट से सारे निकाले तो मेरा आंसर कुछ x है, मिनिमम पॉपिंग का आंसर x है। अब मैं जो मैक्सिमम इंडेक्स वाला है लेफ्ट से जो मैं निकाल रहा हूं, उसको अगर मैं ना निकालूं लेफ्ट से, अगर मैं उसको राइट से निकालूं, अगर उस एलिमेंट को, तो क्या मेरा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर चीज समझनी ये है कि लेफ्ट एरे मेरे को पता है वेक्टर कि इन इंडेक्सेस को निकालना पड़ेगा अगर सिर्फ लेफ्ट से निकालना है तो। और मैंने इसे सॉर्ट कर दिया कि जो मैक्सिमम इंडेक्स वाला है वो मेरे को पता चल जाएगा, फिर उसके पिछले वाला उससे कम ही होगा, मतलब ये वाला ऑर्डर हमेशा लागू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा जो मैक्सिमम इंडेक्स आई एन है, आई एन, उस पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो वो मैं अगर लेफ्ट से नहीं, अभी तो मैं सारी निकाल रहा था लेफ्ट से, अब मैं कह रहा हूँ वो अगर मैं नहीं निकालू लेफ्ट से, वो मैं राइट से निकालू, तो मेरा आंसर क्या होगा। तो मेरा आंसर होगा आई एन माइनस वन, यानी कि मैं आई एन नहीं निकाल रहा लेफ्ट से, आई एन माइनस वन तक निकाल रहा हूँ, तो आई एन माइनस वन प्लस इस v को निकालने के लिए राइट से कितने ऑपरेशन लगेंगे, वो वैल्यू y। तो मेरा आंसर ये हो गया। तो मैंने क्या कहा, इनिशियली x था, अब मेरा आंसर ये हो गया। तो मैंने ऐसे ही कर करके अब मैंने क्या कहा, अब मैं आई एन माइनस टू तक ही निकालूंगा, आई वन से लेके लेफ्ट से, और मैं आई एन माइनस वन और आई एन को राइट से निकालूंगा। तो राइट से इसमें निकालने का मैक्सिमम ऑपरेशन और लेफ्ट से इसको निकालने का आई एन माइनस टू, ये ऐड हो जाएगा। तो ऐसे कर करके मैंने एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट कर दिया। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ। तो एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन मैंने जनरेट कर दिया, और फिर एवरी पॉसिबल कर दिया तो जो भी मिनिमम ऑफ ऑल होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। सही बात है, नहीं है। ये समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक और बार समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं वही चीज़ मैंने 10 बार रिपीट करी है क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और बोलूंगा तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मैंने इनफ बोल दिया है। तो मिनिमम ऑफ एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन हमारा आंसर हो गया, है ना। तो मैंने यहाँ पर बस ये करा, एवरी पॉसिबल में ब्रूट फोर्स नहीं मार रहा मैं कि सारी पॉसिबल निकाल दी कि लेफ्ट से भी ले लो राइट से भी ले लो। मैंने उसमें भी ऑप्टिमली खेला है। ऑप्टिमली क्या खेला है कि भाई लेफ्ट से अगर सिर्फ निकालूं तो इन्हीं इंडेक्स में से कुछ खेलूंगा मैं, कि भाई आई वन ले लूँ, आई टू ले लूँ, आई थ्री ले लूँ, ये ले लो, है ना। तो इनमें से ही कुछ निकलेगा अगर लेफ्ट से निकालना चाहूँ तो। तो मैंने कहा कि अगर लेफ्ट से जो मैक्सिमम पॉसिबल मैं निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम इंडेक्स जो आ रहा है, अगर उसको मैं राइट से निकाल लूँ, है ना, तो उससे पहले वाले लेफ्ट से आएंगे, वो राइट का जो भी आएगा वो आंसर, ऐसे कर करके एवरी पॉसिबल और उसका मिनिमम। ठीक है, तो इसका कोड दिखाता हूँ मैं, मजे आएंगे कोड देखने में क्या है। तो इसका कोड जो हो गया अपना, हो थक गया यार समझाते समझाते भाई, समझ आ जाना चाहिए। देखो काफी मेहनत करी है इस क्वेश्चन में तो भाई। चलो कोड देखते हैं इसका। कोड वही है अपना कि हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व फंक्शन में क्या हो रहा है, n जितने 1 to n नंबर्स हैं वो बता रहा है, m साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो वो इनपुट हो गया। मैंने एरे बनाया m+1 साइज का, और क्योंकि m+1 का इसलिए क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग में मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैप बनाया। तो mp वैल्यू जो है इज द वेक्टर स्टोरिंग ऑल इंडाइसेस ऑफ वैल, ठीक है। तो mp वैल में जो होगा एक वेक्टर होगा, तो mp इंट में एक वेक्टर पड़ा होगा, वेक्टर ऑफ इंट जो सारे इंडाइसेस का, ठीक है। तो मैंने इनपुट करा एरे, और मैंने इस एरे में ये इंडेक्स पुश कर दिया, ठीक है। अब मैंने, ये मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने इसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ पॉपिंग चाहिए ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ फॉर लेफ्ट, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट का ऑप्टिमल आंसर जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये वाला केस, कि भाई मैं लेफ्ट का ऑप्टिमल आंसर निकालना चाहता हूँ सारा, उसके बाद मैं एक एक करके राइट को देता जाऊंगा। तो वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फॉर लेफ्ट,
तो वेक्टर बनाया लेफ्ट का और एक मैप बनाया राइट का। अभी सब समझ आ जाएगा, दिमाग लगाए रखो बस। मैंने क्या करा, मैंने इटरेट करा, 1 से n नंबर्स तक हमें चाहिए, 1 से n सारे चाहिए पॉप करने के बाद। पॉप्ड एलिमेंट्स में सारे 1 to n होने चाहिए। तो मैंने लेफ्ट में हर उस नंबर का आई का, जो भी आई होगा उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है ना, फर्स्ट MPI0 जो है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, MPI0 इज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ आई इन अरे। ठीक है, तो वो मैंने लेफ्ट में डाल दिया, क्योंकि ऑप्टिमल तो वही होगा। लेफ्ट से अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो सबसे पहला इंडेक्स ही तो निकालू, सबसे पहली अकरेंस ही तो निकालूंगा ना उस वैल्यू की। तो वो मैंने लेफ्ट में पुश कर दिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर में सारे इंडेक्स हैं, तो वो मैं इंडेक्स फिल कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने राइट में क्या डाला कि भाई अगर मैं राइट से निकालूंगा तो मैं कौन सा इंडेक्स निकालूंगा इस वैल्यू का पर्टिकुलर। तो इसमें क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में पड़े हैं सारे। एमपीआई क्या है, एमपी वैल इज अ वेक्टर स्टोरिंग ऑल इंडाइसेस ऑफ वैल। तो जो सबसे पहले अकरेंस होगी वो पहले आएगा एमपी वैल में, और जो सबसे लास्ट में होगी लास्ट में आएगा। तो ये क्या करा मैंने, यहाँ पे लास्ट वाला दे दिया। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि राइट से निकाल रहा हूँ अभी मैं, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ एनी वैल्यू विल कम इन ऑप्टिमल आंसर। ठीक है, तो अगर मैं अगर मैं लेफ्ट से निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स जाएगा, अगर मैं राइट से निकाल रहा हूँ तो लास्ट इंडेक्स जाएगा, क्योंकि राइट से उल्टा हो जाएगा ना, राइट से आ रहा है लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट से फर्स्ट अकरेंस, राइट से लास्ट अकरेंस। तो लास्ट अकरेंस मैंने डाल दी MPI डॉट बैक, वेक्टर डॉट बैक से लास्ट एलिमेंट आ जाता है वेक्टर का। मैंने क्या करा, सॉर्ट कर दिया लेफ्ट एरे को, इस वाले को, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कौन सा सबसे लास्ट में निकालना पड़ेगा। तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो गया, लेफ्ट डॉट बैक, मतलब सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट का इंडेक्स है वही तो मेरा आंसर है ना। तो मैंने उसको आंसर इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, मैंने एक R इंडेक्स ले रखा है यहाँ पर M+1 से, क्योंकि वो समझ आ जाएगा आप ध्यान से देखोगे तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उल्टा इटरेट कर रहा हूँ इस एरे में, लेफ्ट एरे में उल्टा इटरेट कर रहा हूँ कि ये वाली चीज मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये मिनिमम ऑफ एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन, अगर मैं एक एक करके राइट को देता जाऊं, अगर ये वेक्टर था I1 I2 I3 ऐसे करके IN, तो मैंने क्या कहा कि IN को राइट से निकाल लेते हैं, तो क्या आंसर होगा, तो होगा भाई I1 IN-1 इसको लेफ्ट से निकाल लो, और इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको राइट से निकाल लो, तो मेरा आंसर क्या होगा। फिर ऐसे ही मैं IN-1 को भी इधर दे दूंगा, ऐसे ही एक एक करके देता जाऊंगा सबको राइट से, तो इससे मेरे एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर वही मिनिमम लिया है अभी तक का आंसर, प्लस अगर मैं आयत जो है अपना एलिमेंट लेफ्ट में उसको राइट से निकाल लो, तो क्या आंसर होगा। आंसर, इफ वी पॉप वैल्यू एट इंडेक्स लेफ्ट आई, if we pop value at index left I from right side। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा अगर हम जो लेफ्ट आई पर, करेंटली लेफ्ट आई का इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू पड़ी है उसको हम राइट से निकालें, तो हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर ये होगा कि भाई उससे पहले तक लेफ्ट से निकालना है, तो लेफ्ट I-1, उससे पहले तक मतलब लेफ्ट आई को छोड़ के उससे जितने भी पहले हैं उन सबको लेफ्ट से निकालना है, तो लेफ्ट I-1 मैक्सिमम है, तो वो आंसर होगा, प्लस ये राइट का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट प्लस राइट का आंसर निकाल कर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इस केस में जब I 0 हो जाएगा तो यानी कि सारे ही, ये वाला केस कौन सा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, when all elements are popped from right side। तो अगर सारे राइट साइड से आ रहे हैं तो अपन ये करते हैं। ठीक है, कि भाई राइट से निकालने की ऑपरेशन है कि जो भी M+1 माइनस R इंडेक्स, जो भी अभी तक का मिनिमम है। R इंडेक्स क्या है यहाँ पर मैं ये भी एक बता देता हूँ। इनिशियली मैंने M+1 से इनिशियलाइज करा था साइज +1 से,
लेकिन अभी मैं यहाँ पे राइट का जब निकाल रहा हूँ कि भाई राइट से अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, m+1 माइनस मिनिमम इंडेक्स जो मैं राइट से अभी तक निकाल रहा हूँ। तो मैं देखो यहाँ पर आर इंडेक्स का मिनिमम लेता जा रहा हूँ हर बार। तो इनिशियली मैंने मैक्सिमम वैल्यू दी है जो ये हो नहीं सकती। तो इंडेक्स यहाँ पर मैं ये जो करंट है ना लेफ्ट आई, इस पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल है। उस वैल्यू का जो लार्जेस्ट इंडेक्स है वो इंड है, राइट में स्टोर्ड है। ठीक है, राइट में स्टोर्ड है देखो यहाँ पर। तो वो इंड का मैं मिनिमम लेता जा रहा हूँ आर इंडेक्स में। ठीक है, मतलब मिनिमम इंडेक्स जो मैं राइट से अभी तक निकालना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, मिनिमम ही तो वाला कंसिडर करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि 1 2 2 3 1 1 1 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ 2 3 ऐसे कुछ, अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ राइट साइड से, राइट साइड से इसको निकाल रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6+1 - 3, यही तो आंसर होगा। 7 - 4, एक पॉप, दो पॉप, तीन पॉप, चार पॉप, चौथे पॉप में ये निकलेगा, है ना। तो ये m+1 माइनस आर इंड। और अभी आर इंड क्या है, जो मिनिमम अभी तक का, अगर मान लो ये मिनिमम है जो मैं राइट से निकाल रहा हूँ, तो ये आंसर होगा। इसके आगे वाले तो अपने आप ही निकल जाएंगे ना जब ये निकालूंगा। तो बस वो यही है। तो ये चीज़ मैंने लेफ्ट के लिए करी है कि भाई लेफ्ट का वो करके और निकाल लो आंसर जो मिनिमम आएगा। उसमें फिर मैंने डिलीशंस में जो भी अपना इनिशियली आंसर था मिनिमम ले लिया। और यही चीज़ मैं राइट के साथ कर रहा हूँ कि अगर मैं राइट में सारे दे दूं, अगर मैं राइट से ही सारे निकाल लूं, फिर एक एक करके मैं राइट वाले को लेफ्ट में देता जाऊं, तो मैंने सेम चीज़ करी है। देखो यहाँ पर ये मैंने ब्रेसिस, ये कौन से ब्रैकेट होते हैं, करली ब्रैकेट होते हैं, ये यूज़ करा है जिससे कि स्कोप अलग हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा था इसलिए करना पड़ा, वरना नाम अलग रखना पड़ता। ये देखो यहाँ पे ये अलग है स्कोप, सिर्फ ब्रेसिस ऐसा आप यूज़ कर सकते हो, बहुतों को ये नहीं भी पता होगा। और ये फॉर लेफ्ट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि मैंने सीधा ये कॉपी पेस्ट मार दिया राइट के लिए, बस वेरिएबल्स चेंज कर दिए थोड़ा आगे पीछे। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो इसको समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन था इम्प्लीमेंटेशन का, ग्रीडी, थोड़ा ऑप्टिमली सोचना था कि सिर्फ लेफ्ट से करूंगा और फिर एक एक करके राइट देता जाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर हो ही गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे बाद में, जब अब सॉल्व करूंगा मैं तो मेरा सॉल्यूशन चेक कर सकते हो आप, अगर मैं कर पाया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ समझ में आया हो तो। ठीक है, बाय बाय।